सोचिए, एक ऐसा प्लान, एक ऐसा खाका जो हमारे देश के सबसे पुराने और कीमती प्राकृतिक खजानों में से एक को बचा सकता था, लेकिन उसे लागू करने के बजाय उसे दबा दिया गया। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल रिपोर्ट की कहानी के बारे में। एक ऐसा प्लान जो जितना क्रांतिकारी था उतना ही विवादास्पद भी बन गया। तो सबसे पहले चलिए उस जगह को समझते हैं जिसे ये रिपोर्ट बचाना चाहती थी। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की, जिन्हें सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं। पता है, ये पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी पुरानी है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये वो दिल है जहां से दक्षिण भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। रिपोर्ट इस जगह को समझाने के लिए एक बहुत ही दिल छू लेने वाली तस्वीर पेश करती है। वो कहती हैं कि ये घाट कभी एक हरे रंग की साड़ी पहने युवती की तरह थे, लेकिन आज उसका आंचल तार-तार हो चुका है। ये सिर्फ कोई पोएटिक लाइन नहीं है, ये एक गहरी पीड़ा का बयान है जो हमें सीधे उस संकट की गंभीरता तक ले जाता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। एक योजना जो इस खजाने की सुरक्षा के लिए बनी थी, वो इतनी विवादास्पद कैसे बन गई? आखिर ऐसा क्या था उसमें? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पश्चिमी घाट पर किस तरह की मुसीबतें मंडरा रही थी। तो पैनल ने क्या पाया? उन्होंने देखा कि ये कोई एक दो छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, बल्कि ये एक सिस्टमिक बीमारी है। मतलब एक ऐसा कैंसर जो पूरे सिस्टम में फैल चुका है और इस स्वर्ग को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये घेराबंदी कितनी गहरी है। बांध, पवनचक्कियां, माइनिंग, प्रदूषण और जंगलों की कटाई, ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं। यही तो रिपोर्ट की सबसे बड़ी खोज थी। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे थे जो इस नाजुक इकोसिस्टम पर चारों तरफ से हमला कर रहा था, इसकी पहचान बदल रहा था और इसके वजूद को ही खतरे में डाल रहा था। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इसका एक मानवीय चेहरा भी है, एक दर्दनाक चेहरा। लोटे इंडस्ट्रियल एरिया की ये कहानी दिल दहला देने वाली है। यहाँ बेहिसाब प्रदूषण ने नदियों को जहरीला बना दिया, और जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक गांव के सरपंच ने उसी जहरीले पानी को पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। ये दिखाता है कि स्थानीय लोग किस हद तक हताश हो चुके थे। और इस प्रदूषण का आर्थिक असर देखिए। एक तरफ लोटे के इंडस्ट्रीज ने 11,000 लोगों को नौकरी दी, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? वहां के मछुआरों का दावा है कि उसी प्रदूषण ने उनके समुदाय के करीब 20,000 लोगों की रोजी रोटी छीन ली। तो सवाल ये है कि ये कैसा विकास है जिसकी कीमत सबसे गरीब लोग चुका रहे हैं? और यहीं पर रिपोर्ट अपनी सबसे जरूरी बात कहती है। पैनल ने पाया कि समस्या सिर्फ विकास के नाम पर चल रहे प्रोजेक्ट्स में नहीं है, बल्कि हमारे संरक्षण यानी कंजर्वेशन के तरीकों में ही भी है। दोनों ही मॉडल्स स्थानीय लोगों को पूरी प्रक्रिया से बाहर कर देते हैं। एक तरफ है विकास द्वारा बहिष्कार, जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लोगों को उनकी जमीन से उजाड़ देते हैं, और दूसरी तरफ है संरक्षण द्वारा बहिष्कार, जहां जंगल बचाने के नाम पर आदिवासियों को उनके ही घर से बेदखल कर दिया जाता है। इस दोहरी मार के जवाब में पैनल ने एक बहुत ही क्रांतिकारी नुस्खा पेश किया। ये सिर्फ कुछ नियम बदलने की बात नहीं थी, बल्कि सोचने के पूरे तरीके को ही बदलने की एक साहसिक कोशिश थी। तो रिपोर्ट का सबसे मुख्य सुझाव था ये 3 लेवल का सुरक्षा प्लान। पूरे 1,40,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को 3 जोन में बांटा गया। जोन 1 यानी ESG1 में सबसे ज्यादा सुरक्षा, जहां खतरनाक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात थी। जोन 2 में कड़े नियमों के साथ विकास, और जोन 3 में स्थानीय लोगों की मदद से ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। लेकिन सवाल था कि इन जोन्स को लागू कौन करेगा? इसके लिए रिपोर्ट ने एक नए और शक्तिशाली सेंट्रल अथॉरिटी का प्रस्ताव रखा, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी। इसका मकसद था कि जो बिखरी हुई व्यवस्था है उसे बदला जाए और पूरे इलाके को एक यूनिट मानकर नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन रिपोर्ट का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये नियम कानून नहीं थे। सबसे बड़ा बदलाव इस बात में छिपा था कि ये नियम कौन बनाएगा और कैसे लागू करेगा। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं थी, ये सत्ता को नीचे तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था। तो रिपोर्ट का मूल सिद्धांत था पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। वो चाहती थी कि फैसले दिल्ली या मुंबई के बंद कमरों में ना हो, बल्कि फैसले लेने का हक स्थानीय ग्राम सभाओं को दिया जाए। मतलब गांव के सभी लोग मिलकर तय करें कि उनके पर्यावरण और संसाधनों का क्या होगा। ये लोकतंत्र को सीधे जमीन पर उतारने का एक बहुत बड़ा आइडिया था।
और ये सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं था। रिपोर्ट ने दहानू अथॉरिटी का एक जीता जागता उदाहरण दिया, जहां ये मॉडल पहले से ही कामयाबी से काम कर रहा था। ये इस बात का सबूत था कि लोगों द्वारा संरक्षण सच में मुमकिन है। और ये लाइन दिखाती है कि दहानू मॉडल इतना खास क्यों है। यहाँ की बैठकें बंद दरवाजों के पीछे की सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, वे सही मायनों में जन सुनवाई होती हैं, जहां 70 से 100 स्थानीय लोग, एक्टिविस्ट और अधिकारी सब एक साथ बैठकर फैसले लेते हैं। ये असली पारदर्शिता और सच्ची भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। अगर ये रिपोर्ट इतनी दूर की सोचने वाली, लोकतांत्रिक और लोगों के हक में थी, तो आखिर ये इतनी विवादास्पद क्यों हो गई? इसका जवाब एक शब्द में है: सत्ता। ये रिपोर्ट विवादास्पद इसलिए थी क्योंकि इसने मौजूदा स्टेटस को, यानी यथास्थिति को, सीधी चुनौती दी। इसने उस बिजनेस एज यूजुअल मॉडल पर सवाल उठाया जहां पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की कीमत पर कुछ ताकतवर लोग बंद कमरों में फैसले लेते हैं। और अंत में ये रिपोर्ट हमें इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है: क्या कोई भी विकास लंबे समय तक टिक सकता है अगर उसमें उन लोगों की आवाज़ ही शामिल न हो जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना उस समय था जब ये रिपोर्ट लिखी गई थी।